नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल बिमलेंदा क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, कोशिका के संख्याओं के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर और दूसरा क्या होगा? मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, क्या होगा? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। अब हमने आपको इसमें बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक कोशिका पाई जाती है वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? यूनिसेलुलर के अंतर्गत आएंगे। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो किसके अंदर आएंगे? मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आएंगे, यानी कि बहुकोशिकीय के अंदर आएंगे। इसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, जैसे बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हुआ, और दूसरा क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है बच्चों, और प्रोटोजोआ भी हुआ, और इसमें अमीबा भी आएगा, और एक्स्ट्रा ऐसे ऐसे काफी ऑर्गेनिज्म आएंगे। वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जो एक कोशिकीय होंगे। और इसमें क्या हमने बताया था, जैसे इसका उदाहरण हो गया प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? होगा प्रोटोप्लाज्म। आज हम बात करेंगे इसका प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे हिंदी में? जीव द्रव्य कहेंगे। जब मान लीजिए एक कोशिका है या एक सेल है, और सेल के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या इसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक कोशिका के चारों तरफ यानी कि एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका कला, और कई कई बुकों में कोशिका झिल्ली भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली हुआ। ठीक है, ये कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है, आइसोलेट करता है, सेल को आइसोलेट करता है, अलग करता है, बाहर से सेल को अलग करता है। और सेल के अंदर जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वह लिक्विड हो या और ठोस पदार्थ हो, ये सभी पदार्थ के अंदर आने का जो सिलेक्टेड पदार्थ हैं और बाहर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है कि कितने मात्रा में कोई पदार्थ इसके अंदर आएगा, एंट्री करेगा, और कितने मात्रा में कोई पदार्थ इससे बाहर जाएगा। ये इसका नियंत्रण कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या कोशिका कला करता है।
ठीक है। और ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? पारदर्शी होता है। ठीक है। और कैसा होता है? और क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड, आर्द्र द्रव्य होता है। ठीक है बच्चों, किस तरह होगा? आर्द्र द्रव्य होगा। ठीक है। और सेमी लिक्विड में क्या होता है? एक होता है जेली फेज होता है, जेल फेज होता है, और दूसरा क्या होता है? सोल फेज होता है। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि सेमी लिक्विड में कौन सा फेज होता है, तो कौन सा फेज होगा? ये सोल फेज होगा। सोल फेज होगा। ठीक बच्चों, कौन सा फेज होगा? सोल फेज होगा। ठीक है। और जब प्रोटोप्लाज्म की बात होती है तो इसमें पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के फादर कौन है? तो पुरकुंजे। पुरकुंजे प्रोटोप्लाज्म के जनक यानी कि पिता हैं। इनके बारे में हम काफी डीपली पढ़ेंगे। किसमें? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी के लेक्चर में हम आपको एक अलग से चैप्टर होगा उसका, साइटोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज इसको देखते हैं, इसमें क्या है, कितने पार्ट्स इसके आए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, यहां देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगा साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और यहाँ क्या होगा? ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य, उसे क्या कहेंगे? कोशिकांग। कोशिकांग। ठीक है। और जो बच्चे आप लोग बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर आएंगे? कोशिका अंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये मनुष्य के अंदर किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड पोजीशन में होते हैं। लिक्विड पोजीशन में होते हैं, यानी कि द्रव्य अवस्था में होते हैं। ठीक है बच्चों, किसके अवस्था में होते हैं? द्रव्य अवस्था में होते हैं। और ये किस अवस्था में होते हैं? सॉलिड, विटल यानी कि जीवित अवस्था में, और एक्टिव बॉडीज। सॉलिड यानी कि ठोस, विटल यानी कि जीवित, और सक्रिय। ठीक है। ये मनुष्य के शरीर के अंदर किस किस फॉर्म में होते हैं? ये लिक्विड पोजीशन में पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होगा, कोशिका द्रव्य जो होगा, किसमें किसमें पाया जाएगा? लिक्विड फॉर्म पोजीशन में पाया जाएगा। और ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में, और विटल यानी कि जीवित, एक्टिव बॉडीज यानी कि सक्रिय पाए जाते हैं। ठीक है, ये रही बात प्रोटोप्लाज्म की। अब यहाँ पे एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम हम बताएंगे आपको, जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था जिसके आधार पर काफी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन थे वो साइंटिस्ट? उनका नाम हम बताएंगे, जूलियस हेक्ले। जूलियस हेक्ले। ठीक है, हेक्ले। अब कई बच्चे कहते हैं हिंदी में लिखिए, तो हिंदी में भी इनका नाम यही रहेगा। हिंदी वाले तो ऐसा है नहीं कि पप्पू टप्पू कुछ भी रख लिए, नाम नाम तो उनका यही रहने वाला है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि इट इज अ फिजिकल
बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यह एक जीवन का भौतिक आधार है। ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? फर्स्ट वन इज प्रोटोप्लाज्म, एंड सेकंड वन इज सेल, एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो क्या होगा? इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि यह एक जीवन का भौतिक आधार है। तो जब ऐसा पूछेगा तो आप लोग किस पे टिक करेंगे? प्रोटोप्लाज्म पे। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार होता है। अब जब वही ऐसा हो जाए कि ये जो भौतिक है और इसमें जो फिजिकल है, ये वर्ड हटा दिया जाए, तो अगर जो पूछता है इट इज अ बेसिक ऑफ लाइफ, यह एक जीवन का आधार है, तब आप बच्चों किस पे टिक करेंगे? सेल पे, यानी कि कोशिका पे। कोशिका जीवन का आधार है और प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे बात करेंगे। ये तो रहा दूसरा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो था वो दूसरा कैरेक्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे तीसरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी, इसको हिंदी में क्या करेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? जैव विविधता, यानी कि जीवों में जो विविधता, यानी कि विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अब किस प्रकार, कितने कितने प्रकार के होते हैं, इस जीवों में कौन कौन सी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। अब आप कहेंगे बायोडायवर्सिटी, ये तो पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है ये। तो हाँ, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन ये बायोलॉजी में भी है और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा ये हम आपको बताएंगे। जैसे अब ये जीवों में किस प्रकार पाए जाते हैं, यानी कि किस किस आधार पे होते हैं। फर्स्ट वन क्या होगा? शेप, और सेकंड क्या होगा? साइज की मैटर करेगा, और थर्ड वन इज कलर मैटर करेगा। ठीक है, कलर, साइज, शेप और कलर। जैसे इसका एक सिंपल सा उदाहरण ले लें, पैरट यानी कि तोते का। तो जो इंडिया में जो तोते पाए जाते हैं वो छोटे पाए जाते हैं, जिनकी चोंच जो होती है वो लाल होती है, और उनके गले में हल्का ब्लैक कलर का एक राउंड टाइप का एक राउंड होता है, और उनका कलर जो होगा हल्का ग्रीन कलर का होगा। और यही बात करेंगे जब हम फॉरेन में देखते हैं कोई पैरट, तो उसके जो पंख होते हैं हल्का काले होंगे, चोंच पीली कलर की होगी। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे? कलर में भी डिफरेंस है, साइज में भी डिफरेंस है, और शेप में भी डिफरेंस है। तो इसके आधार पर हम तीनों का अध्ययन कैसे करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड कलर, और जीवों में विविधता कैसे? जैव विविधता, यानी कि प्लांट हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स यानी कि पादप, और एनिमल्स यानी कि जंतु, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी कि जब सूक्ष्म जीव यानी कि जिसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म किसमें आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। छोटे छोटे होते हैं, जीवाणु होते हैं, कुछ कुछ जैसे जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जिसे हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जब बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है? उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हिंदी में क्या कहेंगे? क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहेंगे? पर्णहरित। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? प्लांट्स देखे आप, प्लांट से कलर यानी कि कलर मैटर कर रहा है। कलर क्यों? कलर कौन सा होगा? ग्रीन होगा। और किसके कारण ग्रीन होता है? उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, और उसका क्या नाम है? कौन से ग्रीन पिगमेंट है? क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स। अब कई प्लांट्स देखेंगे, छोटा होगा, साइज भी मैटर करेगा। छोटे प्लांट्स होंगे, बड़े प्लांट्स होंगे, शेप भी मैटर करेगा, पतला होगा कि मोटा होगा। ठीक है, तो ये रही बात प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस की। ह्यूमन की बात करते हैं। अब ह्यूमन की जब बात करेंगे तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, मतलब कि कलर के आधार पर मानो 4 प्रकार के होते हैं। या फिर कह सकते हैं देयर आर 4 कलर इन ह्यूमन, मतलब कि मनुष्य में 4 कलर होते हैं। मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, तो ये होगा मेलानिन पिगमेंट से क्या होता है? मनुष्य का कलर मैटर करता है। तो कलर के बेस पे मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहां देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लैक, सेकंड वन इज ब्राउन, एंड थर्ड वन इज येलो, एंड फोर्थ वन इज व्हाइट। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन एंड येलो एंड व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक में कौन से आएंगे? जो अफ्रीकन होते हैं, अफ्रीकन टाइप के जो होंगे वो ब्लैक में आएंगे। जैसे वेस्ट इंडीज वाले हुए, आप लोग मैच देखते होंगे तो देखे होंगे, उसमें क्रिस गेल किस में आता है? ब्लैक में आएगा, यानी कि वेस्ट इंडीज में आएगा। ठीक है, और ब्राउन में कौन से लोग आएंगे? इंडियन आएंगे, इंडियन हुए, या श्रीलंका वाले हुए। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? ब्राउन में आएंगे। येलो वाला नहीं है, जो जिस प्रकार सरसों पीला होता है उस प्रकार नहीं। येलो मीन्स होगा हल्का पीला। जैसे चाइनीज हुए, कोरियंस हुए। कैसे हुए? जो चाइना वाले होते हैं, चाइना वाले या कोरिया वाले, ये सब कौन से होंगे? येलो में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाइट की। व्हाइट में क्या आएगा? व्हाइट में जैसे यूरोपियन जो होंगे वो सभी व्हाइट में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, अब समय भी हो गया है, अब इसके आगे हम 4th लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।